लेकिन एक सवाल उठता है कि दर्शकों में जिस तरह से क्रेज बढ़ता जा रहा है धुरंधर को लेकर, तो ये राष्ट्रवाद थोपा जा रहा है क्या? ऐसा है अवनिंदर कि हम जब कोई सी फिल्म देखते हैं तो या हम जब कोई समाज की कोई घटना देखते हैं, अगर उन्हें लगता है कि ये गलत है तो उसके ऊपर मुकदमा चला दें, गिरफ्तारियां कर लें, है ना। आज तो सत्य लिखने के लिए भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। अखबार में काम करने वाला पत्रकार जो है इन चीजों से नहीं डरता घबराता। आपको हिंदुस्तान के बहुत सारे जो राज्य हैं या शहर हैं, वहां पर जो है अखबार पढ़ता हुआ आदमी बहुत कम मिलेगा। जमील जमाली जो है उसको दिखाया 45 साल पहले पाकिस्तान गया था, तब किसकी सरकार थी? अरशद पप्पू की मौत तो 2013 में हो चुकी थी। अतीक अहमद की हत्या 2023 में। देखिए, देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद दो अलग अलग चीजें हैं। सारे लोग वही करते हैं। सद्दाम हुसैन ने भी वही किया, किम ओन जुंग आज यही कर रहे हैं। राष्ट्र ही कमजोर पड़ने लगता है, सिर्फ लोकतंत्र नहीं। देखिए, ये बहुत ही खतरनाक चीज है और आपने एक बड़ा ही मौजूद सवाल पूछा है। आपने केन ऑफ वर्म खोल दिया है भाई। अब उसमें से जो कीड़े निकलेंगे वो कहां कहां जा करके किस किस को काटेंगे उसका कोई भरोसा नहीं। पाकिस्तान में क्या हड़कंप है, किसने देख लिया हड़कंप? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, चीजें कैसे खराब होती हैं। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आसोस। 5E मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसने पूरे माहौल को चर्चा में बना दिया है। अगर हम बात करें धुरंधर की, तो हमारे साथ एक ऐसे ही धुरंधर बैठे हैं जो क्राइम की जो दुनिया होती है, जराइम की दुनिया होती है, उसमें बहुत सारे ऐसी कहानियाँ इन्होंने लाने की कोशिश की है, ब्रेकिंग न्यूज़ लाने की कोशिश की है और दी है, जिसको हम हमेशा मानते हैं, जानते हैं और पहचानते हैं। और हमारे साथ आज खास धुरंधर बैठे हुए हैं, क्राइम जगत की हस्ती हैं बहुत बड़ी और बहुत अलग अलग विषयों पर अपनी राय रखते रहे हैं। आज हमारे साथ हैं विवेक अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जो रिसर्च किया है क्राइम के जगत में, तो हमें कभी विश्वास नहीं होता था। हमने लंबे समय तक काम किया है और कभी भी नहीं लगता था कि आप इतने खोजी पत्रकार होंगे। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि धुरंधर को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, बहुत एक साधारण सी चीज़ है कि वो एक फिल्म है, मनोरंजन का मसाला है, बॉलीवुड मूवी है, उसको उसी अंदाज में लीजिए। वो ना इतिहास है, ना वो समाज की किसी और दृष्टि को प्रदर्शित करता है, ना वो हमारी किसी और चीज को दिखाता है। सत्य से तो कोसों दूर है वो। तो आपको फिल्म को फिल्म की तरह से ही लेना चाहिए और उस फिल्म में जो चीजें दिखाई गई हैं उसको लेकर के जो दर्शक हैं उनको एक दूसरे से वाद विवाद करने से या झगड़ा करने से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसे तथ्य रखे गए हैं जिन तथ्यों का अपना कोई, कहना चाहूंगा कि मानी नहीं है। बहुत सारे तथ्य उसमें ऐसे हैं जो कि टाइमलाइन उसकी बड़ी गड़बड़ाई हुई है। अब चूंकि हम लोग क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे थे, मैं और आप जब साथ में काम कर रहे थे, तब भी हम लोगों ने कितनी ही चीजें ये सब देखी हैं। मेजर इकबाल जो इसमें दिखाया गया है, उसकी मौत का जो वक्त दिखाया है या और भी जो चीजें दिखाई हैं, वो बहुत उसमें फर्क है। तो ये चीजें हम आगे बताते हैं, लेकिन मैं दर्शकों से भी सिर्फ इतनी ही अपील करूंगा कि आप जब फिल्म देखने जा रहे हैं, कोई भी फिल्म, सिर्फ धुरंधर 1 और 2 की ही बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी फिल्म देखने जा रहे हैं तो उसको सिर्फ मनोरंजन के रूप में देखने जाइए, उसको पूर्ण सत्य मत मानिए। लेकिन इसमें इतिहास की बात समझाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को लग रहा है कि सच यही है। नोटबंदी का भी बहुत बड़ा सामना देखने को मिला, तो कुल मिलाकर आप कैसे देखते हैं इसको? बड़े भाई की भी चर्चा हुई है। देखिए, जहां तक नोटबंदी की बात है और बड़े भाई या बड़ा साहब के रूप में दाऊद इब्राहिम को जो दिखाने की बात है, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि नोटबंदी जो हुई है उसके काल में और दाऊद इब्राहिम के बारे में जो बातें हुई हैं उसके समय में बड़ा डिफरेंस है। अब जैसे नोटबंदी के बारे में ये कहा जाता है या हम लोगों को ये समझाने की कोशिश की जाती है कि नोटबंदी से सरकार ने क्या क्या अचीव कर लिया। सरकार ने दावा किया कि इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इससे ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, इससे नक्सलवाद की कमर टूट जाएगी, इसके जरिए जो है करप्शन खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आरबीआई ने भी कहा कि 99.8% पैसे जो है रिकवर हो गए। हाँ, तो काला धन कहाँ चला गया? देखिए, काला धन जो है इसी बीच में जैसे ही नोटबंदी हुई तो ये जितनी भी करेंसी थी वो सारी की सारी बैंक्स में वापस आ गई। एक बैंक जो है जिसमें हमारी कंपनी के करीब करीब 1800 बैंक अकाउंट थे, तो उस बैंक के ऑफिसर्स हम लोगों को फोन करके कहते थे कि सर आपके पास जितना कैश है हमको बैकडोर से दे दीजिए, हम डिपॉजिट कर देंगे आपके अकाउंट में या हम आपको कैश करके वापस दे देंगे। तो उस समय में बैंक जो हैं
खासतौर से जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो बड़े पैमाने पे ये खुद ही मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। तो गवर्नमेंट का जो मतलब थॉट था वो तो सक्सेसफुल हुआ नहीं। अच्छा, इसके कारण एक बड़ा फायदा ये हुआ कि बैंकों के पास में बहुत बड़ी तादाद में फंड जो है जमा हो गया। नुकसान उनको कुछ नहीं हुआ इस तरीके से करने के बावजूद। सरकार की भी एक मंशा बहुत हद तक ये थी कि जो पैसा हमारा ब्लैक इकोनॉमी के रूप में अवेलेबल है, उसके अलावा हमारे पास में एक बहुत बड़ा हमारी एक है ना माइक्रो इकोनॉमी अलग से थी, जो कि महिलाओं के घरों में जो पैसे छुपा करके रखने की इकोनॉमी थी। उसमें एक बहुत बड़ी चीज ये थी कि हमारी महिलाएं जो हैं वो घर खर्चे के लिए उनको जो पैसा मिला करता था उसमें से वो 500, 1000, 2000, 5000 रुपया बचा करके और अपने पास अलग रख लेती। ये पैसे बचा करके रखना स्त्रियों के लिए कोई ऐसा नहीं था कि ये मेरा पैसा है। ये पैसा जो है बाज दफा परिवार के लिए ही काम आता था। जब किसी कोई बड़ी चीज खरीदनी है, सपोज एक मध्यम वर्गीय परिवार है, वो चाहता है कि एसी खरीद ले। अब एसी 30-40 हजार की चीज है, या कार खरीद ले 4-6 लाख की, 10 लाख की चीज है। तो उस समय में ये जो छुपाया हुआ माइक्रो मनी होती थी या जो वुमन पिगी बैंक्स की जो पैसा था वो सारा जो है परिवार के काम आ जाया करता था, हरी बीमारी तकलीफ में काम आता था। नुकसान ये हुआ कि ये पूरा का पूरा पैसा जो है बाहर चला गया। अब स्त्रियों का जो बैंक है ना, जो छुपा हुआ धन है वो खत्म हो गया। गुप्त धन नहीं बोलना चाहिए उसे, लेकिन ये खत्म हो गया। अच्छा, जो आतंकवाद की कमर तोड़ने की बात थी, तो मैं आपको बता दूं कि मुंबई में भायखला का एक जो प्राइवेट बैंक है, जो कि कभी सहकारी बैंक हुआ करता था, वहां से जो है 4 करेंसी निकाली गई दूसरे ही दिन, और वो यहाँ से फ्लाइट में लेकर के एक बंदा जो है दुबई पहुंचा। दुबई से जो है वो सीधे वहां से कराची पहुंची। कराची से जो है आईएसआई के हाथों में पहुंची। आईएसआई ने जो है उसको उठा करके और अपनी बैंकनोट प्रिंटरी में दिया। हमारे जो 22 उसमें चेक में पॉइंट्स थे या जो सिक्योरिटी फैसिलिटीज थी उसके अंदर करेंसी में, जो नई करेंसी आई उसमें से 17 उन्होंने डिकोड कर लिए और वो फौरन उसकी जो है प्रिंट शुरू हो गई। और वो जो छपाई शुरू हुई, उस छपाई का नतीजा ये निकला कि 20 दिन बाद में ही कश्मीर में 2 आतंकवादी मारे जाते हैं। उनके पास में नई करेंसी तो मिलती है, नकली करेंसी भी मिलती है उनके पास। तो गवर्नमेंट का जो हमारा मुख्य उद्देश्य था वो डिफीट हो गया। करेंसी तो 20 दिन के अंदर आ गई। इसका मतलब यह है कि उन लोगों ने कितनी तेजी से काम किया। देखिए, आपका दुश्मन जो है जितना बड़ा दाऊद नहीं है, उससे 1000 गुना या लाख गुना बड़ा आईएसआई है और पाकिस्तान की सेना है। पाकिस्तान के हुक्मरान चाहे ना चाहे, आईएसआई जो है वो अपने तौर पे वो सारा काम करता है। आईएसआई का जो एकमात्र मकसद है वो है हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करते चलना, और इसी का नतीजा है कि उन लोगों ने ये सारी हरकतें की। जो करेंसी नकली छपती है और इंडिया में पुश की जाती है, वो तकरीबन 1 साल के अंदर 20 से 25 हजार करोड़ की करेंसी होती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी करेंसी नकली आती है। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि देश की इकोनॉमी खराब होती है, भारतीय रुपये के ऊपर भारत के ही लोगों का जो है विश्वास कमजोर होने लगता है। तो ये उसका एक वो है। दूसरी तरफ आपने जो अपने सवाल में एक बात पूछी थी दाऊद इब्राहिम के बारे में, दाऊद इब्राहिम को वहां पर जो है फिल्म के अंदर बड़ा सेठ या बड़े भाई के रूप में दिखाया है, बड़ा साहब बोला गया है। लेकिन असल में आज मैं आपको बताता हूं कि दाऊद इब्राहिम का हिंदुस्तान से दुबई जाने और दुबई से कराची तक का जो सफर है, उसके बीच में उसके 1-2 नहीं, तकरीबन 48 जो है वो अलायस नेम्स या फर्जी नाम उसके चले हैं। उसमें जो सबसे आखिरी कराची पहुंचने के बाद का था वो था बड़े हाजी। बड़े हाजी दाऊद इब्राहिम को कहा जाता था और छोटे हाजी जो है वो छोटा शकील को कहा जाता था। और ये जो कोड वर्ड है उनका लंबे समय तक चलता रहा, जब तक कि हम लोगों ने उसको डिकोड नहीं कर दिया या हमारे चैनल में हम लोगों ने उसको बता नहीं दिया। तो ये जो दाऊद इब्राहिम को उसमें जिस तरीके से दिखाया है वो पूरा का पूरा फॉल्स एंड फॉलेसी है। उसमें मैं जिस तरीके की खबरें मेरे पास आ रही हैं और जो मैंने जाना है, और कराची से जो हम लोग खबरें दाऊद इब्राहिम या वो डी कंपनी के बारे में हासिल करते रहते हैं, उसके मुताबिक ये है कि दाऊद इब्राहिम की उम्र तो ठीक है, हो चली है 70 के आसपास, लेकिन दाऊद इब्राहिम के बारे में बीच बीच में जो खबरें आती रहती हैं कि कभी उसके पाँव में गैंग्रीन हो गया है, पाँव काटना पड़ा और मर गया, कभी उसको पॉइजन कर दिया, कभी कुछ कर, ये सब कुछ ऐसा नहीं होता है। आपने पहले भी कभी कहा है, हाँ, दाऊद जब मरेगा
तो हमें पता चल जाएगा। हाँ, पता चल ही जाएगा। सन्नाटा होगा। हाँ, डोंगरी में सन्नाटा होगा, मातम होगा, क्योंकि भाई वो आखिरकार बंदा जो है वो एक कौम के लिए तो मतलब मसीहा ही है ना। बिल्कुल। आप भले ही उसको कुछ भी बोल लें, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर कोई दाऊद को अपना मसीहा मानता है तो कोई अरुण गवली को और छोटा राजन को फरिश्ता मानता है जी। अगर हम बात करें 2004-2014 तक, तो इस बीच कई लोगों की हत्या हो चुकी है या मारे जा चुके हैं, लेकिन फिल्मों में उनको बड़े अलग ढंग से दिखाया गया है। धुरंधर के अगर हम बात करें तो आप उसको कैसे देखते हैं? जो मर चुके हैं हाँ, उनको जिंदा बताने की कोशिश। उसकी तो मेरे पास में पूरी फहरिस्त है, को वो जानकारी दे सकता हूं कि क्या क्या किस तरीके से फिल्म के अंदर दिखाया है। मैं सच बोलूं तो मेरे हिसाब से ये जो फिल्म है ये आधी हकीकत आधा फसाना है, ठीक है। अब मुझे इस बात का दुख होता है कि जो धुरंधर 1 है उसमें जिस तरीके से चौधरी असलम के कैरेक्टर को दिखाया है और उनको भारत देश का दुश्मन दिखाया है, जबकि ऐसा कुछ तो था नहीं कभी। चौधरी असलम को कोई मतलब ही नहीं था हिंदुस्तान से, आईएसआई से, किसी से। वो तो एटीएस के चीफ थे और वो वहां की स्थानीय जो अंडरवर्ल्ड हैं और टेररिस्ट हैं उनसे लड़ाई लड़ रहे थे। और ऐसा जांबाज आदमी जिसके ऊपर 11 बार जो है जानलेवा हमले हुए। एक बार तो एक हमलावर जो है उसने जैकेट पहना बम से लदा हुआ और उनकी कार के पास में आकर के और उसने खुद को ब्लो ऑफ कर लिया, उड़ा लिया। उस जिहादी की मौत से के बावजूद ये जख्मी जरूर हुए लेकिन मारे नहीं गए। 10वां वो था हमला उनके ऊपर। 11वां हमला जो है वो करीब 130 किलो आरडीएक्स से लदी हुए बम वाली कार ले जाकर के और उनकी कार से ठोकी गई, तब जाकर के उसमें उनको शहादत मिली। उनको आप जिन्न का बच्चा कह रहे हैं? अरे भाई साहब, वो चाहे कुछ भी हो, जिन्न का बच्चा बोलना एक शहीद की माँ का अपमान है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भले ही दुश्मन देश का हो। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान जो है अपने विरोधियों को भी जब उनकी मृत्यु होती है युद्ध में तो उसके शव को ससम्मान वापस देता है। बिल्कुल। ये हमने महाभारत काल से, रामायण काल से लेकर के आज तक हमने यही देखा है। तो ये भारत की, हिंदुस्तान की आज की नहीं, पिछले कई हजार सालों की परंपरा है। इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। हम कट्टर होकर के वो चीज अचीव नहीं कर सकते जो कि हम अपनी महान परंपराओं से हासिल कर सकते हैं। अब जो आप बात कर रहे हैं कि हमने क्या हासिल किया और हमने जो वो किया, मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे पास में ये पूरी की पूरी 2 पन्नों की फहरिस्त है। अब इसमें जैसे कि मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता रहा हूं कि मेजर इकबाल यानी कि इलियास कश्मीरी की जो मौत हुई, वो मौत जो है फिल्म में दिखाया जाता है कि नोटबंदी जब हुई थी 2016 में, उसके बाद में वो मारा गया। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि 3 जून 2011 को इलियास कश्मीरी अमेरिका के ड्रोन हमलों में मारा जा चुका था। तो फिल्म में जो ये चीज़ दिखाई जाती है उसका कहीं से कहीं तक तथ्य के साथ हमें कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज़ है रहमान डकैत का एनकाउंटर। इसको जो है फिल्म में ये दिखाया जाता है कि ये हिंदुस्तान ने किया कराया है, जबकि ऐसा सच नहीं है। जब रहमान डकैत के ऊपर एनकाउंटर किया जा रहा था तो एनकाउंटर एक दिन में नहीं हुआ, और ये एनकाउंटर एसपी जो हैं चौधरी असलम उन्होंने प्लान किया था। उन्होंने पूरा वो एक्शन जो है डिजाइन किया था। एक दिन में नहीं हुआ वो काम। उन्होंने करीब 2-3 महीने तक एक सस्टेन ऑपरेशन चलाया। पहले लियारी के अंदर, जो कि वहाँ का सबसे ज़्यादा खतरनाक इलाका है, वहाँ पर उन्होंने अपने जो प्यादे हैं, अपनी टीम के जो मेंबर्स हैं और जो उनके हिडन जो एजेंट्स हैं, उनको हथियारों के साथ में पहले उस जगह पे बिल्ट किया। और जब उनका एक कॉलम वहाँ बिल्ट हो चुका, उसके बाद में एक दिन जो है वहाँ पर हमला होता है। यहाँ इनके पास में अधिकतम जो है LMG हैं, वहां सामने से तो आरपीजी आ रहे हैं, आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स, और लगातार 9 घंटे तक आमने सामने युद्ध जैसी स्थितियां बनी रहीं। आप सोचिए कितने लोग इसमें मारे गए होंगे। लेकिन रहमान डकैत और उसकी जो बलोच सेना है उसने पूरा इनका मुकाबला किया अच्छे से। परंतु जो अंदर घुस करके भेदियों ने जिस तरीके से काम किया और चौधरी असलम की टीम ने जिस बहादुरी के साथ में वो लड़ाई लड़ करके एक पूरा का पूरा गैंग का सफाया कर दिया, उसके बाद से लेकर के और आज तक जो है लियारी में उस तरह की गैंग बन ही नहीं पाई। इसमें हिंदुस्तान का कोई रोल ही नहीं था, कोई भूमिका ही नहीं थी किसी की। और सही बात तो यह है कि 9 अगस्त 2009 को उसकी मौत हो जाती है, और हम जो है उसको बाद में जो है आज के वक्त में दिखा रहे हैं। ये टाइमलाइन बड़ी गड़बड़ है। अब इसी टाइमलाइन में जो है चौधरी असलम की हत्या का भी है।
इसको जो है 2014 के बाद में हिंदुस्तान के द्वारा मतलब किया करवाया हुआ दिखाया जा रहा है, जबकि ये सच नहीं है। उनकी जो डेथ है वो 9 जनवरी 2014 को हुई है। अब कहां से जो है नए भारत में ये काम हो गया, ये भी एक अपने आप में बड़ी समस्या है। सवाल उठता है विवेक जी कि क्या पाकिस्तान के कुछ लोगों को नेगेटिव बनाकर दिखाया जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान के लोगों को आप नेगेटिव दिखाइए ना, जो लोग हैं नेगेटिव उनको दिखाना ही है। दाऊद इब्राहिम का क्या कैरेक्टर पॉजिटिव है? नहीं दिखा सकते ना आप उसको। या इस फिल्म की अगर हम बात करें तो नहीं लगता कि जानबूझकर ऐसा किया गया है? नहीं, जानबूझ के क्यों किया गया है, वो है सच्चाई, उससे इनकार नहीं कर सकते। जितने भी लोगों के बारे में बताया है, जैसे कि इसमें और भी कई लोगों के बारे में बताया है कि किन किन लोगों को किस तरीके से दिखाया है, और बाहर के लोगों को क्यों, हिंदुस्तान के भी लोगों को कुछ को नेगेटिव दिखाया है। नेगेटिव दिखाया है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, इसकी कहानी आती है, इलाहाबाद का जो हमारा माफिया था और सांसद रहा, विधायक रहा, अतीक अहमद, उसको उन्होंने अतीफ अहमद करके दिखाने की कोशिश की। अतीक अहमद के बारे में ये दिखाया कि उसके आईएसआई से संबंध थे और वो आईएसआई के लिए बड़े पैमाने पे काम कर रहा था, उनके लिए दंगे फसाद करवा रहा था, उनके लिए फेक करेंसी वो करवा रहा था। मैं पिछले करीब 4 साल से इलाहाबाद के बमबाजों पे, अतीक अहमद पे, चांद बाबा पे, इन सब के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, और उसमें हमारे सामने आज तक एक भी लिखित दस्तावेज ऐसा नहीं आया है जिससे कि ये इस्टेब्लिश होता हो कि अतीक अहमद और उसका भाई असलम जो है, वो अशरफ, वो जो है आईएसआई के लिए काम कर रहे होते हैं। अतीक अहमद ने तो एक बार ये बात भी कही थी कि मैं चाहे जो करूं, राष्ट्रद्रोह का मतलब मेरे ऊपर मुकदमा नहीं लगना चाहिए। उसने खुद ये बात कही थी। अच्छा, उसको जिस तरीके से फिल्म में दिखाया जाता है वो और उसकी जो टाइमलाइन है वो मैच नहीं करती, और ये चीज मैच नहीं करता है कि जो फिल्म का हीरो है वो इसके पास में फेक करेंसी के लिए और दूसरे कुछ कामों के लिए उसके पास में इलाहाबाद आता है। मुझे एक बड़ी ताज्जुब लगता है कि जब सरकार को ये सारा पता था तो उसके खिलाफ एनएसए के तहत मुकदमा क्यों नहीं हुआ? आज तक उसके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो ये फिर ये किसकी गलती है? इसका मतलब सीधे सीधे से ये हुआ कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन सो रहा है, वहाँ की पुलिस ने गलती की है, वहाँ की इंटेलिजेंस ने गलती की है, नेशनल जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं दोनों, आईबी और रॉ, उनकी तरफ से ये गलती हुई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये गलती करने वाले अफसरान के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं? और सबसे बड़ा सवाल कि कई लोगों के नाम बदल दिए गए फिल्म में। नवाज शरीफ का नाम बदला गया है, अतीक अहमद का नाम बदला गया है, लेकिन मोदी जी का नाम हूबहू। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो एक अलग चीज़ है, मैं उसकी डिटेलिंग में बहुत जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ ये है कि पाकिस्तान के तमाम जो ऐसे लोग हैं जिनको कि उन्हें सीधे सीधे से पोर्ट्रे करना था या दिखाना था या दाऊद का नाम इस्तेमाल करना था, तो उन्होंने सीधे सीधे से वो नाम रखे। लेकिन मोस्टली जो है पॉलिटिकल नाम थे, या जिन लोगों से इसको फिल्म के बैन होने का या इन सब चीज़ों का खतरा था, शायद उसको ध्यान में रखते हुए वो जो है नाम उन्होंने बदल दिए। लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों के नाम, कानून से डर है। कानून का डर तो हमेशा फिल्म इंडस्ट्री को रहता ही है, क्योंकि जरा सा भी किसी व्यक्ति को लगा कि उसने गलती की है और मैं कोर्ट में चले गया तो मुझे स्टे तो मिल ही जाएगा। और एक फिल्म नहीं होती है ना, उसके ऊपर 50-100 करोड़ रुपए, 300 करोड़, 400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। उसमें कम से कम 500 से 1000 लोगों की, 400 लोगों की, 300 लोगों की टीम मेहनत करती है। तो वो फिल्म किसी एक डायरेक्टर या एक प्रोड्यूसर या एक एक्टर की नहीं होती है, ये फिल्म जो है एक कलेक्टिव एफर्ट होता है। तो जब कानून को तो सिर्फ ये देखना है ना कि आपके ऑब्जेक्शन क्या है। अगर मैंने ये कह दिया कि साहब इसमें मेरा नाम इस्तेमाल हुआ है और मेरी मर्जी के बिना हुआ है, तो आपका सिर्फ वो जो डिस्क्लेमर है कि जीवित या किसी मृत व्यक्ति से इसका संबंध नहीं है, लेकिन वो शक्ल मेरे जैसी दिखती है, मेरा ही काम कर रही है और मेरा नाम भी इस्तेमाल कर रही है, तो अदालत उस चीज़ को नोटिस में लेती है और उसको बोलती है कि आप फिल्म का ये रोक दीजिए रिलीज, या फिर आप फिल्म को उतारिए, जहां जहां पे आपने फिल्म बेची है वहां से फिल्म को हटाइए, ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाइए। वो जो हजारों करोड़ का बिजनेस है वो एक दिन में डब्बे में चला जाता है।
तो उस चीज को तो हर फिल्मकार डरता ही है, हाँ। कोई भी होगा वो डरेगा ही। तो नामों में परिवर्तन इस कारण से होते हैं, जिनके नाम रखे गए हैं कोई परेशानी नहीं है, वो नाम रखें, जो भी कुछ करना है करें। मेरा तो सीधा सीधा सा मतलब ये है कि ये जो मेरे हाथ में फहरिस्त है उसमें जो टाइमलाइन हमारी आ रही है उस टाइमलाइन के हिसाब से इतिहास जो है वो कुछ अलग कहता है, फिल्म अलग। लेकिन एक तरफ बात हो रही है राष्ट्रवाद की कि राष्ट्रवाद को दिखाती है फिल्म, दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि प्रोपेगेंडा फिल्म है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष का काम है अपना मत रखना, और जो फिल्म देखने वाले लोग हैं या उनके पक्षधर हैं उनका काम है अपना पक्ष रखना। मैं एक जनपक्षधर पत्रकारिता करने वाला व्यक्ति हूं, बिल्कुल। और मेरा बहुत हद तक सिंपली एक ही मानना है कि हमें लोगों के सामने तथ्य प्रस्तुत कर देने हैं, और वो तथ्य प्रस्तुत कर देने के बाद में दुनिया उसको किस तरीके से लेती है, समाज कैसे लेता है, जनता कैसे लेती है, हमारे पाठक और हमारे दर्शक उसको कैसे लेते हैं, ये उनका काम है कि वो तय करें कि ये सच है या नहीं है। तो अभी जैसे कि आप इसमें राष्ट्रवाद और उसकी बात ला रहे हैं, राष्ट्रद्रोह की या जो भी कुछ बात ला रहे हैं, मैं उस चीज़ में ना जाते हुए थोड़ा सा आपको और टाइमलाइन में आगे लेकर के बढ़ूंगा कि अब जैसे पंजाब वाला एक दृश्य दिखाया जा रहा है कि साल 2000 में मतलब जो हुआ है कि उसके अंदर जसकीरत जो है, जो कि कैरेक्टर रणवीर सिंह ने किया है, जो उसमें हमजा बने, तो उस पे 12 हत्याओं का केस चला है, और उसके अंदर उसकी वकील कोर्ट में बताती है कि गैंगस्टर से विधायक बना जो सुखविंदर सिंह है, उसने जमीन हड़प ली, उसके बाप की हत्या कर दी, बहनों से सामूहिक बलात्कार हुआ, और पुलिस ने FIR तक दर्ज। अरे भाई, जिस समय में ये सारी चीजें चल रही थी उस समय में सरकार किसकी थी और किसके सहयोग से चल रही थी, ये भी तो आप देख लेते। बिल्कुल। अब आपने वो देखा नहीं, और आपने इस चक्कर में जो है किसे बदनाम कर दिया ये खुद को ही नहीं पता। तो एक ये बहुत बड़ी परेशानी है। जसकीरत सिंह की ट्रेनिंग जो है सन 2002 और 2003 में दिखाई जा रही है। उस समय में कौन था सरकार में, सत्ता में, ये चीज देख लेनी चाहिए थी। इलाहाबाद में फिर जो है यूपी का एक डार्क साइड जो दिखाने की कोशिश की है, तो उसमें जो है हथियारों का, ड्रग्स का इतना बड़ा नेटवर्क खुलेआम जो है अतीक अहमद चला रहा है या दूसरे लोग चला रहे हैं, ये दिखाया जा रहा है। तब भी किसकी सरकार थी ये लोगों को देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो हकीकत जो है वो सारी बिल्कुल अलग हैं। अब जैसे कंधार हाईजैक है, वो कब हुआ था? वो 1999 में हुआ था। उसको आज के वक्त में दिखाया जा रहा है, और उस समय में जो है उसको पुरानी जो कमजोर व्यवस्था है उसको दिखा करके और किसी और पार्टी या सत्ता के ऊपर लादने की कोशिश की जा रही है, जबकि उस समय में सरकार किसी और व्यक्ति की थी, किसी और पार्टी की थी। तो ये जो है टाइमलाइंस के बड़े उसमें गड़बड़ियां हैं। मतलब इतिहास से छेड़खानी की गई है। हाँ बिल्कुल है ही ना, वही चीज तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब 26/11 की सुपर स्पाई थ्योरी है, उसमें जो हम NSA हैं उनको जो दिखाया जा रहा है कि वो उस समय में एक्टिव थे 26/11 के समय, वो तो तब रिटायर हो चुके थे। वो तो तब न तो सरकार के किसी उसमें थे या कुछ कर रहे थे, लेकिन उनको ये दिखाया जा रहा है कि वो एक्टिव थे। और हाँ, ये बात जरूर है कि फिल्म में ये बात बताया जा रहा है कि 26/11 के बारे में पहले से इनपुट था, और इसके बारे में लोग हमेशा ये कहते हैं कि नहीं, कोई इनपुट नहीं था। लेकिन मेरी अपनी इन्वेस्टिगेशन में एक जो जानकारी है वो ये सत्य है कि 26/11 के बारे में हमारे पास में स्पेसिफिक इनपुट था। उसको लेकर के और बहुत सारी जो है बैठकें भी हुई थी, क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है वो सारी बातें भी हुई थी। लेकिन वो इनपुट जो था वो इतना वर्केबल इनपुट नहीं था, थोड़ा वेग इनपुट था। इसकी वजह से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया। गलतियां उस वक्त हुई हैं, इंटेलिजेंस से भी हुई है, इंटेलिजेंसिया से भी हुई है, सिस्टम से हुई है, डिफेंस से हुई है, सबसे हुई है। मुझे एक घटना याद आ रही है कि आप 2026 की अगर बात करें, 26/11 की बात करें, तो आपने एक रास्ता दिखाया था कि आतंकवादी किस रास्ते से आए थे, आपने बोट भी दिखाया था उस बारे में। तो कुल मिलाकर इसमें जो दिखाया गया है फिल्म में वो बहुत अलग दिखाया गया है। इतिहास लिखने की अलग कोशिश की जा रही है क्या? हाँ, मतलब इतिहास लिखने की कोशिश है या नहीं है मैं नहीं कह सकता, क्योंकि फिल्म कभी भी इतिहास नहीं लिखती। फिल्म इतिहास दिखा सकती है, लेकिन फिल्म को कोई व्यक्ति कहे कि ये सत्य है, ये इतिहास है, ये कभी नहीं हो सकता, पूरी दुनिया में कभी नहीं। एक डॉक्यूमेंट्री इतिहास लिख सकती है या बदल सकती है, लेकिन एक एंटरटेनमेंट के लिए बनी हुई जो मसाला मूवी है वो कभी नहीं बदल सकती। तो चाहे वो आप शोले की बात कर लीजिए, चाहे आप वो धुरंधर की बात कर लीजिए, चाहे आप वो किसी और फिल्म की बात कर लीजिए, उसमें इतिहास बदलने और इतिहास लिखने जैसा कुछ नहीं हो सकता। तो लोग जो ये
ये कह रहे हैं कि ये सच्ची बात है, घटनाएं हैं, इसको आदमी को मनोरंजन का मसा। देखिए एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि फिल्म की जो मेकिंग है दोनों फिल्मों की, वो कमाल की है, कमाल। स्टोरी टेलिंग कमाल की है। इस चीज के लिए मिस्टर धर को और उनकी टीम को बधाई देनी चाहिए और शुभकामना देनी चाहिए कि वो आइंदा दिनों में इतनी बढ़िया क्वालिटी की फिल्में और भी प्रोड्यूस करें। लेकिन इतिहास के साथ में जो मतलब चीजें प्रस्तुत करने की जा रही है कोशिश, उसको थोड़ा सा सुधार करके अगर रखा जाए तो वो बेहतर होगा। लोगों के दिमाग और जहन में क्या चीज़ें चलती हैं और वो किस तरीके से फिल्मों को लेते हैं, ये मैं और आप सभी देख रहे हैं। देखिए अभी जैसे हम आपको दिखाते हैं, और भी एक दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। बिल्कुल कि नोटबंदी के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ही ली है। संसद पे जो हमला हुआ था, कि संसद पे हमला किस दौर में हुआ था, वो जो है उसका नैरेटिव चेंज करके और उसको किसी और सरकार की कमजोरी के रूप में दिखाया है। फिल्म में पाकिस्तान के टुच्चे टुच्चे से व्यापारी और ये लोग बात कर रहे हैं कि इतने 1000 करोड़ का ये भेज दो, वहां पे जो है बोलते हैं कि अब यूपी में हमारे लोगों की सरकार नहीं बन पाएगी। अरे वहाँ के चिंदी लोगों की या इस तरह के लोगों की कोई औकात है कि वो यूपी जैसे सूबे में आ करके और वो अपनी सरकारें बदल लें और अपने लोगों को बिठा लें? एक आदमी नहीं बिठा सकता कोई। हिंदुस्तान की आवाम जो है ना वो बड़ी समझदार है। आप मैनिपुलेट करके 4 वोट इधर के उधर कर सकते हो, लेकिन आप पूरी की पूरी जनता का दिमाग बदल करके और ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि आप अपना एक प्यादा यहां पर स्थापित करके और उसको जिता सकते हैं, ये दिखा करके कि ये हिंदुस्तान का व्यक्ति है और ये आपका अपना आदमी है। लेकिन आप उसको अवाम को मतलब बदल करके, उसके मानसिकता बदल करके उससे नहीं कर सकते। यूपी की जनता तो पॉलिटिकली इतना ज्यादा जागरूक है कि आप उनको बोलो कि फलाने व्यक्ति का बाल जो है हरा है, तो वो उसके हरे होने या और काले हो या सफेद होने के ऊपर 5 घंटे 10 घंटे बहस कर लेंगे। तो वहां की जनता बड़ी जागरूक है। उत्तर प्रदेश की, बिहार की, दोनों राज्यों की जनता जो है पॉलिटिकली बहुत ज्यादा मतलब सेंसिटिव है और बहुत जागरूक है। आपको हिंदुस्तान के बहुत सारे जो राज्य हैं या शहर हैं अन्य राज्यों के, वहां पर जो है अखबार पढ़ता हुआ आदमी बहुत कम मिलेगा, टीवी न्यूज चैनल देखता हुआ आदमी कम मिलेगा। इन दोनों राज्यों में आप सुबह से लेकर के रात तक जाइए, आपको तमाम जगहों के ऊपर ऐसे चाय की गुमटियां और होटल और हर नुक्कड़ पे, हाँ, और पान की दुकानें, वहां पे एक अखबार आता है जिसके अंदर अगर 24 पेज हैं तो उसके जो है 6 पन्ने अलग अलग हो जाते हैं, पर हर आदमी जो है एक एक पन्ना लेकर के पढ़ता हुआ, और हो सकता है कि 5 लोग वो एक पन्ना पढ़ते हुए दिखाई दें और फिर उस खबर के ऊपर बहस करते हुए दिखे। तो ये बहुत कॉमन सी बात है हमारे यहाँ पर। लेकिन एक सवाल उठता है कि दर्शकों में जिस तरह से क्रेज बढ़ता जा रहा है धुरंधर को लेकर, तो ये राष्ट्रवाद थोपा जा रहा है क्या? मैं इसको नहीं मानता कि राष्ट्रवाद थोप रहे हैं या नहीं थोप रहे हैं। देखिए उनका जो काम है वो लोग कर रहे हैं। मेरा सिर्फ मकसद इतना है कि मैं आपको टाइमलाइन के हिसाब से इतिहास जो है वो सच सच बता दूं, ठीक है ना। ऐसा है अवनिंदर कि हम जब कोई सी फिल्म देखते हैं तो या हम जब कोई समाज की कोई घटना देखते हैं तो मेरा और आपका पत्रकार होने के नाते हमारा क्या फर्ज है कि हम लोगों के सामने सत्य प्रस्तुत कर दें। उसके बाद में या तो समाज तय करे, जनता तय करे, अदालतें तय करें, हुक्मरान तय करें कि ये सच है कि नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि गलत है तो उसको खारिज कर दें, अगर उन्हें लगता है कि ये गलत है तो उसके ऊपर मुकदमा चला दें, गिरफ्तारियां कर लें, जो कि हो ही रही हैं, है ना। आज तो सत्य लिखने के लिए भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो वो हमेशा से होता आया है। अखबार में काम करने वाला पत्रकार जो है इन चीज़ों से नहीं डरता घबराता। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अतीक अहमद जो है ना, आप जो बोल रहे हैं कि थोपा जा रहा है कि नहीं और ये सब बातें, लेकिन उससे अलहदा जो चीजें हैं कि अतीक अहमद जो है वो 2008 में गिरफ्तार हुआ था, लेकिन अगर और उसके बाद में वो जमानत पे बाहर आया, लेकिन फिल्म क्या दिखाती है कि नोटबंदी के बाद में उसको अरेस्ट किया। अब ये टाइमलाइन में बड़ा घपला है भाई। जमील जमाली जो है उसको दिखाया 45 साल पहले पाकिस्तान गया था, और हकीकत क्या है तब किसकी सरकार थी दुनिया को पता है। हमजा जो है वो 2004 में पाकिस्तान गया, लेकिन तब भी किसकी सरकार थी सबको मालूम है। मैं ये बता रहा था कि भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उसकी स्थापना 1968 में हो चुकी थी। तब कौन सरकार थी सारी दुनिया जानती है, जग जाहिर है। आलम जब पाकिस्तान गया था तब किसकी सरकार थी। अरशद पप्पू की मौत तो 2013 में हो चुकी थी। अतीक अहमद की हत्या जो है वो जो है हुई है 2023 में, लेकिन फिल्म में मेजर इकबाल जो है टीवी में ये घटना देख रहा था। कैसे देख सकता है यार एक मरा हुआ आदमी?
क्योंकि मेजर इकबाल जो है, इलियास कश्मीरी, वो तो 2011 में मर चुका था, तो 2023 की घटना वो कैसे देख रहा था। फिर उसके बाद में हमजा जो है भारत को खबर दे रहा है कि 7,000 करोड़ की नकली करेंसी भारत आ रही है, और इसके कारण जो है वो नोटबंदी हुई है। नोटबंदी 2016 में हुई थी, और हमजा जो है, जो कि मेजर मोहित शर्मा के ऊपर कहानी मतलब मूल रूप से बननी शुरू हुई थी, बाद में उन लोगों ने न जाने किस कारण से मेजर मोहित शर्मा को वो क्रेडिट नहीं दी, वो तो 2009 में शहीद हो गए थे, और 2016 में फिर वो खबर कैसे देगा। अच्छा, ये नकली नाम असली नाम वाली बात तो हम कर ही चुके हैं, और मोहित शर्मा का जो परिवार है, उस परिवार को भी जो है उसकी शहादत के बाद में और सरकार पेंशन देती रही है। अब इन चीज़ों को लेकर के यदि फिल्म का जो सारा चरित्र है वो बदल जाता है, वो इतिहास बदला हुआ सा दिखाई देता है, तो मैं एक बार पहले भी कह चुका हूं कि ये दर्शकों को अपने वैचारिक तौर के ऊपर इसको सोच समझ करके और इसको ध्यान में रख करके ही फिल्म को देखना चाहिए। लेकिन अभी एक ऐसा माहौल बन गया है कि देशभक्ति का माहौल दिखाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि वाकई ये देशभक्ति है? देखिए, देशभक्ति और या राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद दो अलग अलग चीज़ें हैं। राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है उसके ऊपर सारे जो तानाशाह हैं वो काम करते हैं। हिटलर ने भी वही किया, मुसोलिनी ने भी वही किया, सारे लोग वही करते हैं, सद्दाम हुसैन ने भी वही किया, किम ओन जुंग आज यही कर रहे हैं। और एक तरह से कहूँ तो राष्ट्रवाद की अवधारणा को लेकर के ही जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भी उसी चीज़ को हवा दे करके और काम कर रहे हैं। तो कनाडा में भी वही चीज़ चल रही है, तो इवन फ्रांस में हुआ है, आपके ब्रिटेन में वही चीज़ है। तो ये जो राष्ट्रवाद की जो एक नैरेटिव होती है, जो एक फर्जी तरह की सी ये चीज़ बनाई जाती है, ये एक बहुत ही गलत चीज़ होती है। इसका जो खामियाजा है वो न केवल देश में वैमनस्य बढ़ाने का होता है, बल्कि इससे जो है, जो हमारा इंटरनेशनल ब्रदरहुड है, हमारी जो वैश्विक भाईचारे की भावना है, जो हमारे बिरादरान होने की जो एक चीज़ होती है, वो हमारा जो धागा है ना, वो कमज़ोर होकर टूटता है। इससे हमारा ट्रेड कमज़ोर होता है, इससे हमारी इकोनॉमी कमज़ोर होती है, इससे हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो कमज़ोर होती है, इससे विचारों का आदान प्रदान है वो कम होता है। और जब आप दूसरी संस्कृतियों के साथ में, समाज के साथ में आदान प्रदान विचारों का नहीं करते, शिक्षा का नहीं करते, आप उनके साथ में सांस्कृतिक चीज़ों का आदान प्रदान नहीं करते, उनकी सभ्यता का आदान प्रदान नहीं होता है एक दूसरे के साथ में, तो आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति, आपका देश उस बावड़ी की तरह, उस कुएं की तरह हो जाता है जिसमें नया पानी नहीं आता और वो सड़ने लगता है। यानी लोकतंत्र का जो ढांचा है वो कमज़ोर पड़ने लगता है, राष्ट्र ही कमज़ोर पड़ने लगता है, सिर्फ लोकतंत्र नहीं। देखिए, यदि किसी राष्ट्र को खत्म करना है तो आप उसकी भाषा, संस्कृति, विचारधारा खत्म कर दी। बहुत सी साधारण सी चीज़ है जो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के साथ किया। लोग कहते हैं मुगलों ने ये किया, मैं कहता हूं कि नहीं, मुगल आए, मुगल यहाँ रहे, उन्होंने हमारी हजारों चीज़ें अडॉप्ट कर ली, ठीक है, और वो यहीं के होकर के रह गए। अंग्रेज आए, उन्होंने अपनी चीज़ें हम पे थोपी, लादी और हमको लूट करके वापस चले गए। और ये अंग्रेजों ने, बरतानियों ने हमेशा से किया, पूरी दुनिया में किया, है ना। लेकिन ये दोनों के बीच का बुनियादी फ़र्क है। तो उन्होंने बेसिकली हमारा जो जहन है उसको इंटॉक्सिकेट करने की कोशिश की, परंतु एक तरफ ये हुआ तो दूसरी तरफ ये मानता हूँ कि जो आधुनिक शिक्षा दी, जो आधुनिक व्यवस्थाएं दी, उन्होंने रेल चलाई, उन्होंने आपके यहाँ पर मोटर कार गाड़ियाँ दी, आपको बाइक्स दी, उन्होंने आपको बिजली दी, उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे, मतलब उन्होंने जो रोड्स का विस्तार किया, आपके बंदरगाह जो हैं उन्होंने बेहतर किए, और जो अच्छे किस्म के जहाज उन्होंने मतलब जो है हिंदुस्तान को दिए। आप उस चीज़ को भी भूल नहीं सकते। ब्रिटिश राज में बनी हुई हजारों लाखों इमारतें हैं, वो आज भी सिर ताने खड़ी हुई हैं पिछले 400-800 सालों से। तो वो भी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। मैं उनके किए हुए देश के ऊपर या हमारे नागरिकों पे किए हुए अत्याचारों का पक्षधर नहीं हूँ, मैं उसको प्रेज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो कुछ अच्छा किया है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ थी जो हमको उनसे मिली। जो वो कोहिनूर हमारा चुरा के ले गए और हमारे बुज़ुर्गों की जो हमारे आइकॉन्स हैं, सिख गुरु हैं या योद्धा हैं, उनकी तलवारें ले गए, उनके बहुत बेशकीमती बड़े बड़े खजाने ले गए, तो वो सब चीज़ें हमें वापस चाहिए।
हमारी जो इतनी प्राचीन धरोहर है वो सारी हमारे यहाँ से चुरा के ले गए, वो हमको वापस चाहिए, लेकिन वो कौन ला करके देगा? हम ही वापस उसको हासिल करेंगे। तो अब वो डिप्लोमेटिक चैनल से काम हो रहा है, वो चीज़ें आ रही हैं वापस। तो आने वाले दिनों में इस रिश्ते को कैसे देखते हैं? बाकी देशों से हमारा संबंध यही रहेगा, कुछ बदलेगा? क्योंकि इस फिल्म ने कुछ अलग संकेत देने का काम किया है। देखिए, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है और आपने एक बड़ा ही मौजूद सवाल पूछा है। मैं सच कहूँ तो इसमें एक बड़ी समस्या और एक तकलीफ़ मुझे ये दिखाई देती है कि इस फिल्म में जिस तरीके से पाकिस्तान के लोगों के सही नाम इस्तेमाल कर लिए हैं, अब उसका खामियाजा हिंदुस्तान को तो शायद भुगतना पड़ेगा। वो तो खुद भी एक सवर्जन कंट्री है, वहाँ का मेकर भी अपने हिसाब से फिल्म बना सकता है, वहाँ की सत्ता, वहाँ का सेना, वहाँ की ISI, वो भी अपने प्यादों को बोल करके हमारे खिलाफ फिल्में बनवा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो फिल्में उतनी सक्सेसफुल हों, ये ज़रूरी नहीं कि उसकी इतनी अच्छी इंटरनेशनल रीच हो, लेकिन वो भी आएंगी। वो भी हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनके असली नामों का इस्तेमाल करके और फिर फिल्में दिखाएंगे। आपने कैन ऑफ वर्म खोल दिया है भाई, अब उसमें से जो कीड़े निकलेंगे वो कहाँ कहाँ जा करके किस किस को काटेंगे, उसका कोई भरोसा नहीं। पहले जो फिल्में बना करती थी, चाहे गदर बनी हो, चाहे LOC बनी हो, सब है, उनमें भी भारत पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाइयाँ मतलब जो है वो दिखाई हैं। और ये फिल्में जो हैं आज की नहीं है, देवानंद के समय भी बनी थी और अभी तमाम फिल्में आई हैं और पाकिस्तान से ही लड़ाइयों का जिक्र हुआ है, सब कुछ हुआ है। लेकिन उसमें कभी भी जो है उस तरफ के हुक्मरान या उस तरफ के लोगों के नाम सही लेने से या उनकी जैसी शक्लें दिखाने से परहेज किया जाता था। वो यहाँ पर चूंकि खुल गया है तो इसका एक नुकसान तो फिर शायद नुकसान तो होगा, लेकिन बीच में ऐसा भी हुआ था ना कि पाकिस्तान थोड़ा डर गया था कि चाय वाला आ गया है। अरे वो सब चीज़ें कुछ नहीं है, वो फिल्मों के डायलॉग बाजी हैं, उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। कुल मिलाकर धुरंधर को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आज की युवा पीढ़ी है उसको क्या कहना चाहेंगे कि क्या सोचे वो फिल्म इंडस्ट्री को लेकर? नहीं, फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के तो वो अच्छा सोचे भाई। आप फिल्में जाइए, बाकायदा थिएटर में देखिए। अगर आप थिएटर में नहीं देखेंगे तो फिल्में सस्टेन नहीं करेंगी, फिल्में सस्टेन नहीं करेंगी तो देश का जो सबसे बड़ा एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो ख़त्म हो जाएगी। और इंडस्ट्री में सारे ही लोग बुरे नहीं हैं, सारे ही लोग नशेड़ी और गंजेड़ी नहीं हैं, सारे ही लोग बुरे नहीं हैं। इंडस्ट्री में अधिकांश लोग बहुत अच्छे हैं और वो लोग प्रोफेशनल हैं, वो लोग अपना काम बखूबी जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो सारा काम कर रहे हैं। आप लेकिन जो ये एक फिल्म है या इसकी जैसी और 4, 6, 8 फिल्में आई हैं, उनमें जो इतिहास और जो टाइमलाइन है उसको जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, तो आप कृपा करके अपने तरीके से वो टाइमलाइन को पहले चेक कर लीजिए कि वो सही है कि नहीं है। दुनिया भर की अच्छी वेबसाइट्स हैं जो सत्य बताती हैं, उनके ऊपर जा करके देख लीजिए, और कुछ नहीं तो हमारी indiacrime.com पर आकर के देख लीजिए। यानी दर्शकों को अब रिसर्च करना चाहिए कि वाकई क्या सच्चाई है। हाँ, जिसको सत्य पता करना है वो बिल्कुल पता करे और करना ही चाहिए। और फिल्म को तो कभी भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अपने विवेक से। हाँ, मेरे भी विवेक से देख लें। तो बहुत कुछ है धुरंधर को लेकर, बहुत सवाल बाकी हैं और ये सवाल सबसे पहले आता है कि वाकई ये फिल्म है या क्या है? ये फिल्म है क्या? ये एक फिल्म ही है, एक बॉलीवुड मसाला फिल्म है और इसको बिल्कुल उसी तरीके से हमें देखना चाहिए। लेकिन नहीं लगता कि वाकई पाकिस्तान में भी हड़कंप है, हिंदुस्तान में जोश है? पाकिस्तान में क्या हड़कंप है? किसने देख लिया हड़कंप? कौन सा न्यूज़ चैनल या कौन सा अखबार जो है वहाँ जाके वॉक्स पॉप करवा करके आया है, वॉक्स पॉपुलाई करवाई है, जिसमें कि लोगों को ये पता चले कि हाँ भैया वहाँ पे हड़कंप है? वहाँ के किस पॉलिटिकल लीडर का या डिफेंस के लीडरांस का मतलब उन लोगों ने वो किया है, इंटरव्यूज़ किए हैं? कुछ तो है नहीं। अभी यहाँ पे आप वीडियो आया था कि गब्बर लौट के आएगा, गब्बर का जवाब लियारी के लोग देंगे हिंदुस्तान के लिए, ऐसी एक फिल्म बनने की बात चल रही है। पता नहीं सच्चाई कितनी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई ये विवाद बढ़ता चला जाएगा धुरंधर के माध्यम से? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, चीज़ें कैसे ख़राब होती हैं। नेपाल में इतना भयानक भूकंप आया था, उस भूकंप में हमारे देश के पॉलिटिशियंस भी गए, हमारे देश की सेना भी गई, हमने उनको बहुत मदद भी की, ये सब की। तो हमारे यहाँ के कुछ अति उत्साही लोगों ने ये कह दिया कि भूखे मरते हुए नेपाल को हमने ज़िंदगी दी है, और ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तमाम जितने सोशल मीडिया हैं उसके ऊपर इस चीज़ का वितंडा खड़ा कर दिया। उसका नतीजा क्या हुआ? नेपाल की जनता भड़क।
नेपाल की सरकार नाराज हो गई, नेपाल के जो अफसरान हैं वो खफा हो गए और उन्होंने हमारे देश की जो गई हुई राहत सामग्री थी उसको वापस करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ के जो टीम गई थी एनडीआरएफ की और डिफेंस की, उनको बेइज्जत करके वापस भेजा। हमारे देश के जो पत्रकार थे, हमारे देश के जो फोटोग्राफर कैमरामैन थे, उनको पीटा गया वहाँ पे। और ये जो अति उत्साह में की हुई चीज़ें थीं और ये दिखाना कि हिंदुस्तान ने तुम लोगों को ज़िंदगी दी है, तुमको भीख दी, ये कितना बुरा हो गुजरा। यही चीज़ जो है, जो हम एक गलत प्रचार मतलब करते हैं ना, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं, इसका खामियाजा हमेशा उस राष्ट्र के लोगों को भुगतना पड़ता है। यही कारण है कि जब आप आज कनाडा जाते हैं, यही कारण है कि जब आप आज फ्रांस जाते हैं हिंदुस्तानी, जब आप यूरोपियन कंट्रीज जाते हैं, आप यूएसए जाते हैं, आपकी इज्जत होनी बंद हो गई है। एक ज़माना था जब हिंदुस्तानी किसी मुल्क में जाता था, कोई काम करता था, किसी के साथ बिजनेस करता था, किसी के साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखता था, तो उसको बहुत इज्जत और सम्मान मिलती थी। ओरेकल ने अभी अपने यहाँ से तकरीबन 18,000 लोगों को निकाला है। उन 18,000 लोगों में सबसे ज़्यादा जो लोग नौकरी से निकाले गए हैं, तकरीबन 12,000 से ज़्यादा लोग वो हिंदुस्तानी हैं। जबकि वो ऐसे लोग हैं जिनके कारण मतलब जो है ओरेकल कंपनी खड़ी हुई है। और वो साल 2 साल 5 साल के लोग नहीं हैं, उसमें कई लोग 18 से 20 साल तक काम कर चुके हैं। ऐसे लोगों को भी नौकरी से निकाला है। तो ये चुनिंदा तौर पर जो ये टारगेट किया जा रहा है हिंदुस्तानियों को, क्यों किया जा रहा है? इसकी वजह यही है, ये जो गलत नैरेटिव आप सेट कर रहे हैं, ये आप अपने आप को बहुत महान दिखा रहे हैं। अरे भाई, आप कहाँ हैं? अभी कल परसों में मैं एक खबर पढ़ रहा था कि एक राष्ट्र ने जो लेज़र बीम है उससे कई किलोमीटर ऊंचे उड़ते हुए एक बहुत ही ज़बरदस्त इसको ड्रोन को जो है वो मार गिराया, एक लेज़र। और उस एक लेज़र से एक बार ऑपरेट करने पे उसकी कॉस्ट कितनी थी मालूम है? 18 रुपए। आप जिस ड्रोन को मारने के लिए 1 मिलियन की, $2 मिलियन की एक मिसाइल चलाते हैं, उसके बदले में 18 रुपए की एक लेजर बीम से आपने वो काम कर दिया। और हमारा हिंदुस्तान अभी तक जो हमारा काली प्रोजेक्ट है, जो कि हाई फ्रिक्वेंसी वेपन बनाया जा रहा है, उसके बारे में अभी तक प्रयोग ही कर रहा है। ये हाई लेजर बीम टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम ही नहीं कर पा रहे हैं। आखिर हम ऐसे क्यों हैं भाई? हम तो नए नए बाबा प्रोड्यूस करने में लगे पड़े हुए हैं। हम लोग कब इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे? हमारी फिल्में जो हैं इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करती, साइंस को प्रमोट नहीं करती। हम किसी और ही दुनिया में घूम रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को भी प्रमोट करें, लाएं। जैसे स्वदेश फिल्म में थोड़ी बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन ऐसी फिल्मों को उस तरह की तवज्जो नहीं मिलती, वैसी तवक्को नहीं मिलती। यानी अभी भी हम गलतफहमी में जी रहे हैं। बहुत बड़ी गलतफहमी भी और बहुत बड़ी खुशफहमी भी है। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, इंसान जो है ना गलतफहमी में जिए वहां तक ठीक है। यदि वो खुशफहमी में जीता है तो वो सिर्फ मौत नहीं मरता है, वो उसकी पूरी संस्कृति, उसका समाज, उसका राष्ट्र मरता है। क्योंकि गलतफहमियां जो है ना आदमी को उस टिटहरी की तरह बना देता है। जब एक चट्टान पे उल्टा लेट जाती है और 2 कमजोर पंजे ऊपर की तरफ कर लेती है और ये मानती है कि सारा आसमान उसने थाम रखा है। अगर वो अपने पंजे नीचे कर ले तो ये आसमान गिर पड़ेगा और सारी की सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी। ये सच तो नहीं है। हमारा समाज आज वैसी ही टिटहरी बन चुका है। हम ये मानते हैं कि हमने पूरी दुनिया को संभाल रखा है। ये सत्य नहीं है। हमें अपनी आंखों से वो पर्दा हटाना चाहिए। अपने चेहरे पे जो छद्म मुखौटा हमने लगाया है उसको हटाना चाहिए। सच्चाई हमें देखनी चाहिए। हमें ये पता करना चाहिए कि हम कहाँ सच हैं, कहाँ गलत। और सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन विवेक जी की जो यात्रा रही है उसमें हमने बहुत कुछ देखा है जो अनहोनी सी बात लगती है। लेकिन अगर इनकी बातों को लेकर आपको कुछ लग रहा होगा तो ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। और आपकी जो यात्रा है इसको हमेशा इसी सोच को लेकर आगे बढ़ती है। और निश्चित रूप से धुरंधर को लेकर जो आज माहौल है, ऐसे में सवाल यही उठता है, भले ही हम खुश हो जाएं, राष्ट्रवाद को हवा मिल जाए, लेकिन सच यही है कि फिल्म में बहुत कुछ छुपा हुआ है, जो आने वाले दिनों में आप और भी खुलासा करेंगे।
निश्चित तौर पे हम लोग और भी खुलासे करेंगे और भी चीज़ें लाएंगे और आपके माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम दुनिया के सामने जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर के आएंगे, अंडरवर्ल्ड की हैं, क्राइम की हैं, स्पाई की दुनिया है, और भी तमाम जानकारियां जो है मैं आप लोगों के बीच में वक्त वक्त पे लाता रहूँ। तो ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हमें ढूंढने हैं और हमारा जो सबसे बड़ा रास्ता है वो विवेक जी का है, दिया हुआ है, दिखाया हुआ है। और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस देश की जनता को वो सच जानने को मिलेगा जिससे आज हम भटक गए हैं, कहीं ना कहीं से भ्रमित हो गए हैं। तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने वक्त दिया और ऐसी जानकारी दी जिसको लेकर आज बहुत सारे लोग अपने आप को धुरंधर समझ रहे हैं, लेकिन वो खिलंदड़ हो गए हैं। तो ऐसे में सच के साथ आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से हम विवेक जी के सच को सामने लाते रहेंगे। फिलहाल आपका एक बार फिर से शुक्रिया। हमें आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और भी इसको शेयर कीजिएगा और आइकॉन बटन जो होता है ना उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे, आप अवगत होते रहें। और निश्चित रूप से बहुत ही दिलचस्प कहानियाँ आप देखने को मिलेगा, आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि विवेक अग्रवाल जी ने एक लंबा सफ़र तय किया है और उसका जो निचोड़ है वो आप महसूस करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।